मेरा नाम सुलोचना है। मैं राजस्थान से हूँ, सवाई माधोपुर ज़िले से हूँ। वहाँ से ही मेरी स्कूलिंग हुई। उसके बाद मैं कॉलेज के लिए दिल्ली चली गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस कॉलेज से मैंने बीएससी ऑनर्स बॉटनी किया है। और अभी मैं करेंटली बीडीओ की पोस्ट पे हूँ हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे मेरी ट्रेनिंग चल रही है। तो करेंटली आई एम आईएएस प्रोबेशनर इन हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। नमस्कार, मैं भाव्या। आप देख रहे हैं एन4 न्यूज़ भारत। भारत का सबसे कठिन परीक्षा कौन सा है? अगर आप गूगल पे सर्च करें तो आपको साफ तौर पे लिखा हुआ वहाँ पे आएगा कि यूपीएससी। और यूपीएससी एग्जाम अगर कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल ले तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और खुद के लिए भी। इंसान बहुत गर्वान्वित महसूस करता है। आज हमारे साथ जुड़ी है सुलोचना मीना जी, और आपको बता दें कि उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही और यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर कह सकते हैं, उन्होंने बहुत ही कम एज में अपना यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक किया था और अभी अंडर ट्रेनिंग है वो। तो उनसे बात करेंगे और उनके ट्रेनिंग पीरियड कैसे चल रहे हैं, प्रिपरेशन के दिन कैसे थे, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जो सवाल आपके मन में है वो भी सवाल यहाँ पूछे जाएंगे। आप बताइए कि आप स्टार्टिंग से आपका कैसे मन बना कि आईएएस का मतलब प्रिपरेशन करना है, आईएएस बनना है? बचपन में मेरे चाचा जी, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो चाचा जी कहते थे कि आईएएस बनना है, आईएएस बहुत बड़ी चीज़ होती है। तब इतना क्लियर आइडिया नहीं था क्या होता है आईएएस, प्रिपरेशन क्या करनी है। उसके बाद स्कूल के बाद जब मैं कॉलेज गई तो वहाँ पर मेरे आसपास के कई लोग प्रिपेयर कर रहे थे। मैं डीयू के मिरांडा हाउस कॉलेज से हूँ। वहाँ पर मुझे बहुत ही क्लियर आइडिया मिल गया है कि यूपीएससी एग्ज़ाम क्या होता है। मेरी रूममेट भी साथ में प्रिपरेशन कर रही थी। तो उसके बाद हमने सोचा कि अब हम इसकी तैयारी शुरू करते हैं। वहाँ पे यूट्यूब वीडियोस से काफ़ी हेल्प मिली। और आपने तैयारी उसके कब से करना साथ ही शुरू किया था? जैसे कि आपको तो पहले से आपके दिमाग में था कि आपको आईएएस करना है, आपके फैमिली ने आपको कहा था, लेकिन फिर आपने बाकायदा तैयारी, उसका रिसोर्सेज आप कब से लेना आपने शुरू किया? ये सारी चीज़ें कब से हुई? ये सारी चीज़ें कॉलेज टाइम से हो गई थी। कॉलेज के सेकेंड ईयर से मैंने सब स्टार्ट कर दिया था। गूगल करना, यूट्यूब पे पूरा देखना कि यूट्यूब टॉपर्स वीडियोस देखना, कौन सी बुक्स लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। तो इसमें जैसे कि सब कोई कहते हैं एनसीईआरटीज़ ले लीजिए, स्टैंडर्ड बुक्स ले लीजिए। उनकी एक लिस्ट बना के मैंने वहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया था। दिल्ली में वहाँ पे पास में मार्केट था, तो मैंने वहाँ से बुक्स ले ली थी। तो मेरा सेकेंड ईयर से एक्चुअली स्टार्ट हो गया था, पर बहुत ही बेसिक लेवल का। प्लस मेरा जो बॉटनी ऑनर्स में कोर्स कर रही थी उसके साथ मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता था, इसलिए मैंने एक्चुअल मतलब डेडिकेटेड प्रिपरेशन मेरी नहीं स्टार्ट हुई थी। वो मैंने कॉलेज कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट किया, जो कि कोविड टाइम में स्टार्ट हुआ था। और फिर उसके बाद 2021 में अक्टूबर में मेरा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था। तब तक वो प्रिपरेशन चलती ही रही। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए आपने क्या पढ़ा था? क्योंकि इसका 3 फेज़ होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स जो होता है एकदम स्टार्टिंग का होता है, लेकिन अगर आप जैसे कि यूपीएससी का प्रीलिम्स है तो वो भी थोड़ा डिफ़िकल्ट ही होगा। उसके लिए आपने क्या-क्या पढ़ा था? कितना वक़्त दिया था पढ़ाई को? जी, यूपीएससी के प्रीलिम्स आई गेस तीनों फेजेस में सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ यही है प्रीलिम्स, जिसमें हमारे जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं लैक्स में, 10 लाख 15 लाख, उसमें से बहुत ही कम परसेंटेज वहाँ पे सेलेक्ट होता है। 99% वहीं पे रिजेक्ट हो जाते हैं। तो उसमें इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। प्रीलिम्स और मेंस में स्पेसिफिक मैं ये नहीं कह पाऊँगी कि मैंने प्रीलिम्स के लिए ही क्या पढ़ा। प्रीलिम्स और मेंस का जो भी सिलेबस है वो ओवरलैपिंग होता है। तो इस सिलेबस में जो भी यूपीएससी का सिलेबस था मैंने वहाँ से वेबसाइट से डाउनलोड किया। वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज उन्होंने काफ़ी मेटिकुलसली सब्जेक्ट डिवाइड किए हुए हैं, जिसमें GS1 GS2 और बहुत सारे पेपर्स हैं। उनका भी उन्होंने अंदर कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं जिसके बेसिस पे हम प्रिपरेशन करते हैं। बाकी प्रीलिम्स में एक्स्ट्रा ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि मेंस में होते हैं और प्रीलिम्स में नहीं होते हैं, तो मैंने अवॉइड किए थे वो उसमें, ताकि मेरी एक्स्ट्रा रीडिंग ना हो। प्रीलिम्स के 3 महीने पहले से डेडिकेटेड प्रीलिम्स की प्रिपरेशन थी, इसलिए उस टाइम पे मैंने ओनली एमसीक्यू वाइज हर चीज़ को पढ़ना शुरू किया कि इसके लिए मुझे क्या ऑप्शन मिल सकता है। प्रीलिम्स के लिए मैंने करंट अफेयर्स पे काफ़ी फोकस किया, जिसके अंदर मैप्स, इकोनॉमिक सर्वे, बजट और ऐसी कई चीज़ें थी जो कि हमारे कोर सब्जेक्ट्स में नहीं होती है, हमारे सिलेबस में नहीं होती है। थोड़ी ट्रिवियल चीज़ें मैंने पढ़ने की कोशिश की। सीसेट एक काफ़ी डिफ़िकल्ट पोर्शन बनने लगा है आजकल। वो एक उसके लिए पासिंग मार्क्स ही लाने होते हैं 33%, बट स्टिल वो भी आजकल काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है। उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कॉम्प्रहेंशन, रीजनिंग और मैथ्स। कॉम्प्रहेंशन और रीजनिंग आई वाज गुड इन बोथ, बट इनका मैथ्स का मेरा उतना अच्छा नहीं था, तो उसके लिए मैं यूट्यूब पे कई क्लासेस देखती थी कौन सी ट्रिक्स होती है। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे, जिससे मुझे एक ट्रेंड पता चल गया है
कि इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा आते हैं, मुझे कौन सा टॉपिक अच्छे से कवर करना है। तो इसलिए मैंने कुछ 10 to 15 टॉपिक्स किए मैथ्स के, विच हेल्प मी, और बाकी मेरा कॉम्प्रहेंशन और रीजनिंग अच्छा था तो मेरा उससे क्लियर हो गया सीसेट। और जीएस का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, तो ओवरऑल यही मेरा प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी था। अच्छा, तो मेंस का उसके बाद फिर आपने प्रिपरेशन कैसे किया? क्योंकि मेंस में जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट का। राइट। कैसे आपने किया? सो यू आर वेरी राइट, वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का ही सारा फैक्टर होता है। 3 घंटे में हमें 20 क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के होते हैं और 10 क्वेश्चंस 15 मार्क्स के होते हैं। इसके लिए स्टार्टिंग में मैंने जैसे ही मेरा प्रीलिम्स ओवर हुआ, घर पे आके मैंने चेक किया तो आई वाज श्योर कि हाँ क्लियर हो ही जाएगा। तो आफ्टर 2 days ओनली, आफ्टर 2 days ऑफ प्रीलिम्स आई डिडंट वेस्ट एनी टाइम, और आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। उसके लिए मैंने सबसे पहले ऑप्शनल पे फोकस किया। ऐसा था कि ऑप्शनल का बर्डन एक बार हट जाएगा तो आई वुड। आपका ऑप्शनल पेपर क्या था? मेरा ऑप्शनल पेपर सोशियोलॉजी था। अच्छा, तो सोशियोलॉजी, बस मेरा एक छोटा सा सवाल है कि सोशियोलॉजी क्यों? क्योंकि आपने तो बॉटनी किया था, 12th में भी आपका साइंस रहा था, फिर सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी एक्चुअली कॉलेज के बाद मैं जब ऑप्शनल अपना पहले बॉटनी ही पढ़ रही थी, और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसमें काफ़ी मुझे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा जो मैंने कॉलेज में पढ़ा था उससे, प्लस बहुत ही लेंथी हो रहा था और थोड़ा बोर्डम आ गई थी, क्योंकि 3 साल से मैं वही चीज़ पढ़ रही थी। और जब मैं जीएस के लिए पढ़ रही थी तो इट वाज नॉट हेल्पिंग, बॉटनी से कुछ ओवरलैप नहीं हो रहा था। उसके बाद मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया कि मैं कौन से ऑप्शनल ले सकती हूँ। तो कुछ 2-3 ऑप्शनल हैं जो मार्केट में बहुत पॉपुलर हैं। सोशियोलॉजी हो गया, एंथ्रो हो गया, पीएसआईआर भी कई लोग कहते हैं। मैंने तीनों ऑप्शनल्स के एनसीईआरटीज़ और क्वेश्चन पेपर से आइडिया लगाने की कोशिश की कि कैसा रहेगा। उसमें मुझे सोशियोलॉजी काफ़ी रेलेवेंट लगा, इंटरेस्टिंग लगा, प्लस मेरे पास टाइम कम था तो मुझे कम टाइम में कंप्लीट होने वाला एक ऑप्शनल चाहिए था और एक ओवरलैप करने वाला सब्जेक्ट। तो सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एसए में हेल्प करता है, आपको जीएस 1 में हेल्प करता है, आपको जीएस 4 में हेल्प करता है। ओवरऑल मुझे लगा सोशियोलॉजी काफ़ी मेरे लिए काफ़ी सही ऑप्शनल रहेगा, क्योंकि मुझे उसमें काफ़ी इंटरेस्ट भी आ रहा था पढ़ने में। तो अब टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे हैंडल किया मेंस के लिए? हाँ जी, तो स्टार्टिंग में मैंने ऑप्शनल की तैयारी, जैसे मेंस के प्रीलिम्स के बाद ऑप्शनल पढ़ना शुरू किया। 1 महीना मैंने कम्प्लीटली ऑप्शनल को ही दिया। उसके बाद मैंने जीएस शुरू किया। इससे पहले मैंने आंसर राइटिंग कभी फुल लेंथ आंसर राइटिंग नहीं की थी टेस्ट की, इसलिए मुझे स्टार्टिंग में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करने में ही 20 मिनट्स लग रहे थे। तो धीरे धीरे तो पहले मैंने यही कि अपनी नॉलेज बेस को बहुत अच्छा बढ़ाया। उसके बाद मैंने कुछ जो हमारे यूपीएससी के सिलेबस में ही कुछ टॉपिक्स होते हैं, तो उन्हीं की थीम पर मैंने कुछ टेम्पलेट्स तैयार की कि अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इससे रिलेटेड मैं इंट्रोडक्शन क्या लिखूंगी, कंक्लूजन क्या लिखूंगी और मेन बॉडी में कैसे पॉइंट्स को ऐड करूंगी। तो इसके बाद से मुझे मेरा टाइम काफ़ी कम हो गया, 20 मिनट से मैं 10 मिनट पे आ गई। अब मुझे 7 मिनट मतलब कि आप जब घर पे प्रैक्टिस करते थे तब भी टाइम कैलकुलेट करके आप आंसर राइटिंग करती थी? जी, आंसर राइटिंग में हमेशा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम एक स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं कि जो हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसको 7 मिनट में कंप्लीट कर लीजिए, और जो हमारा 15 मार्क्स का होता है उसको 10 मिनट्स में कर लीजिए। उस टाइम पे मेरा 4-5 मिनट ऊपर चल रहा था, और वो भी एक्चुअली एवरी मिनट मैटर्स हियर, तो मुझे उसको कंट्रोल करना ही था। उसके बाद एक टेम्पलेट बनाने से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। सेकंड, जब मैं बार बार आंसर राइटिंग करने लगी तो जो एक प्रायोरिटाइजेशन इसमें इम्पॉर्टेंट होता है कि कौन से पॉइंट्स आपको पहले लिखने हैं, कौन से बाद में लिखने हैं, वो वाली स्किल मेरी अच्छी होती गई। और जितना ज़्यादा मैं आंसर राइटिंग करने लगी, जब 20 क्वेश्चंस को एक साथ करने लगी तो भी मेरी स्पीड इंप्रूव होने लगी। स्पीड के साथ क्वालिटी भी आ रही थी उसमें। तो ये एक वही है कि प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। वही चीज़ है कि मैंने बहुत प्रैक्टिस की और धीरे धीरे मेरी स्पीड भी बढ़ी और उसके साथ क्वालिटी भी आ रही थी। एक बार मैंने ये ट्राई किया था कि मैं बस स्पीड मेंटेन करूँ, लेकिन उसमें उतनी क्वालिटी नहीं आ पा रही थी। तो उसके लिए आपको पहले से एक आइडिया होना चाहिए। अब 20 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे जो आपने पढ़ रखे हैं, जिन पे आपने आंसर राइटिंग की ही होगी। 5 क्वेश्चंस कुछ बहुत बिजार क्वेश्चन आएंगे जिस पे आपने सोचा नहीं होगा कि क्या लिखना है। बट अगर आपकी वो प्रैक्टिस है कि आप टेम्पलेट से सब सोचते हैं, तो एक टेम्पलेट आप बना ही लेंगे। आपका इंट्रो क्या होना चाहिए, कंक्लूजन क्या होना चाहिए, बॉडी में आपको कोई डायग्राम बनाना है, कोई मैप बनाना है, कैसा बनाना है, वो सब आपकी प्रैक्टिस से अपने आप आपको आने लगेगा।
अच्छा, तो मतलब कि आपने इस तरीक़ों को अपनाया और मेंस भी क्लियर हो गया। right. लेकिन फिर इंटरव्यू जो सबसे मेन होता है कि इंटरव्यू बहुत कोई मेंस तक आते हैं बट इंटरव्यू में फिर उनका कैंसिल हो जाता है। तो इंटरव्यू आपने कैसे टैकल किया? उसके लिए आपने किसको देखा या फिर कहाँ पे ज्वाइन किया, ट्यूशन इंस्टीट्यूट, ये सारी चीज़ों के बारे में बताएं। या राइट, सो जो हमारी यूपीएससी की सीएससी की मेरिट लिस्ट आती है लास्ट में, उसमें मेंस और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स कंबाइंड होते हैं। उसकी बेसिस पे रैंक डिसाइड होती है और फिर सर्विस डिसाइड होती है। तो जब मेंस का रिज़ल्ट आया उसके बाद यही था कि अब इंटरव्यू का फोकस करना है। पीटी के लिए मैंने वही वापस टॉपर्स की वीडियोस देखी और उसमें हर किसी ने कहा कि आपका जो डैफ है उस पर तैयारी कीजिए। आप डैफ में क्या तैयारी करनी है, आपके लाइक एवरीथिंग अराउंड योर डैफ, उसमें एक एक वर्ड जो भी आपने लिखा है, जैसे मैंने मेरा नाम भी लिखा है उसमें सुलोचना, तो उसके बारे में मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। इसका नाम का मीनिंग क्या है, ओरिजिन कहाँ से आता है, या इस नाम के क्या पहले कोई पर्सनालिटीज़ रहे हैं, अगर कोई रहे हैं तो उनकी अचीवमेंट्स क्या थी, क्या उन्हें कोई अवार्ड्स मिले थे। उसके बाद एक हॉबीज़ वाला सेक्शन आता है, तो हॉबीज़ के सेक्शन में आपको उसके आसपास सब कुछ तैयार करना पड़ेगा। ऐसे आपके स्कूल के बारे में आता है, तो अगर आप किसी डीपीएस स्कूल, डीएवी ऐसे किसी चेन से हैं तो आपको उनके ओरिजिन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आपने कुछ वहाँ पे पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा कुछ लिखा है तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने एनएसएस कॉलेज में किया था तो मैंने वहाँ लिखा था कि मैं एनएसएस की यूनियन में थी, एक प्रोजेक्ट में हेड कर रही थी। तो दे आस्क्ड मी क्वेश्चंस अबाउट दैट प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट से फिर उसने लीड किया क्योंकि उस प्रोजेक्ट का मेरा ऑर्फेनेजेस और ओल्ड एज होम्स से वो प्रोजेक्ट था। तो उन्होंने ओल्ड एज होम्स के बारे में वो स्टार्ट हुए कि इसकी प्रॉब्लम्स क्या है, एल्डरलीज की प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशंस क्या है। तो डेफ के इन एंड अराउंड आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। आप किस जगह पे बॉर्न हुए थे, आपका कॉलेज कहाँ है, दोनों प्लेसेस में आप कंपैरिजन कीजिए। मतलब यही डेफ वाला चीज़ है। उसके बाद मैंने पहले डेफ से करने की कोशिश की खुद से, लेकिन मुझे लगा कि मतलब कहीं ज़्यादा मैं अच्छे से लीड नहीं कर पा रही हूँ खुद को। फिर मैंने मॉक्स देना स्टार्ट किए। तो दिल्ली में बहुत सारे इंस्टीट्यूट में फ्री मॉक्स होते हैं, 90% में फ्री मॉक्स ही होते हैं। कहीं पे आपको 500 की नॉमिनल फ़ी देनी होती है। तो मैंने ऐसे अराउंड 8 to 9 मॉक्स दिए थे, इंटरव्यू मॉक्स दिए थे वहाँ पर, और ये वेरियस इंस्टीट्यूट्स के थे। मतलब जो भी फ्री मॉक्स आ रहे थे और जिनका मैंने अच्छा रिव्यू सुना था तो मैं उनका देने जाती थी। वहाँ पे मतलब मैं टोटल आपको सारे इंस्टीट्यूट्स का नाम तो नहीं गिना पाऊँगी। उसमें एक वाजीराव एंड रेड्डी है, आईएस हब है, ऐसे ही कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं। तो जिनका मुझे ठीक लगा मैं सबके मॉक देने गई, मैंने उनका फीडबैक देखा। अपना इंटरव्यू आता है वहाँ पे, वो आपका रिकॉर्ड करके देते हैं। तो उस रिकॉर्डेड इंटरव्यू में मैंने देखा कि क्या बॉडी लैंग्वेज का जैसे इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है, कहाँ पे मैं नर्वस हो रही हूँ। जिनका पोकर फेस होता है उनके लिए ये ज़्यादा इजी होता है कि वो सामने ना दिखा पाए। तो वहाँ पे आपको अपने फेस पे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है कि वो फेस पे ना आ पाए, या आप वहाँ पे नर्वस हैं या फिर कैसे हैं। वहीं से सारा चीज़ की। और मैं राजस्थान से हूँ जैसे, तो मैंने राजस्थान का भी यूट्यूब पे मैंने उनके जितने भी क्रैश कोर्सेज होते हैं जो आरपीएससी के लिए होते हैं, तो राजस्थान की इकोनॉमी, पॉलिटी, उनका वहाँ का कल्चर और वो सब चीज़ों का मैंने एक क्रैश कोर्स कर लिया था वहाँ पे। और उस टाइम का बजट, जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो अपने स्टेट का भी एक बार बजट देख लीजिए। कोई बहुत ही पॉपुलर स्कीम है तो वो देख लीजिए। आपके मतलब आपका जो एरिया है उसके आसपास कुछ इम्पॉर्टेंट फेमस प्लेसेस हैं। अगर किसी का घर आगरा में है तो वो उसके लिए उस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें। और कुछ जनरल क्वेश्चंस कि आपके जगह पे क्या फेमस है, आप कौन सी 5 जगह घुमाएंगे, कौन सा कुछ खाने का फेमस है। और हर जगह कुछ, जैसे राजस्थान रियासतों के लिए फेमस है, तो अपना हिस्ट्री को वहाँ पे थोड़ा अच्छा कर लीजिए। मेरा हिस्ट्री इतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने क्रैश कोर्स करके और फिर देखा। मैंने गूगल भी मैं काफ़ी करती थी। अपने स्टेट के जो भी पब्लिकेशन होते हैं उनकी भी आप एक वो जो मंथली मैगजीन्स होती है वो देख सकते हैं कि कौन सी योजनाएं चल रही हैं और क्या इम्पोर्टेंट चल रहा है अभी। अच्छा, मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग, और आपका ये सारा चीज़ फर्स्ट अटेम्प्ट में होता गया, तो मतलब नर्वसनेस तो होता होगा। आप इंटरव्यू में आपने बताया भी कि अपने फेस पे इमोशन एक्सप्रेस नहीं करना होता था। ये सारी चीज़ों पे आपने काबू कैसे पाया? काफ़ी मुश्किल था। मुझे इतना गाइडेंस किसी का नहीं था कि फैमिली में कभी कोई सिविल सर्विसेज में नहीं था। काफ़ी फार रिलेटिव्स में थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उनसे डेली बात कर सकती और अपनी बात क्वेश्चंस कर सकती थी। कई बार थोड़ी नेगेटिविटी भी मिलती थी आसपास से, बिकॉज़ जब मैंने दिल्ली में रहना शुरू किया, ओआरएन में चली गई, तो ऐसा होता था कई बार कि अभी तो तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट ही है, अभी तो 5 ईयर प्लान होता है।
वहाँ मतलब सबको ये बताते हैं वो कि दिस इज़ 5 ईयर प्लान। उस टाइम पे नर्वसनेस भी होती थी और आसपास आप डिस्कशन जब लोगों के ग्रुप में बैठते हैं, पीयर ग्रुप में, और डिस्कशन सुनते हैं तो आपको लगता है कि क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था, मेरा नॉलेज बेस उतना ज़्यादा नहीं है जो किसी फोर्थ अटेम्प्ट वाले को होगा। मतलब बहुत ही एक्सट्रीमली टैलेंटेड लोग आपको वहाँ पे मिलेंगे, फिर तो एक फियर आता ही है कि जब इनका नहीं हुआ तो मेरा कैसे हो जाएगा। लेकिन उसके बाद एक कॉन्फिडेंस के साथ भी जाना होता है कि मैंने जितना पढ़ा है बस उसी में से आ जाए, मैं उसी में से अपना बेस्ट करूँ। मुझे लगता है कि मेरी बहुत लिमिटेड नॉलेज है और मैंने जितना लिमिटेड पढ़ा मैंने उसी को बेस्ट यूज़ किया उसी का। अगर मुझे एक फैक्ट पता है तो मैं उस एक फैक्ट को ही हर पेपर में यूज़ करने की कोशिश करूँगी, GS1 GS2, ताकि अब इससे शायद ये फ़ायदा हुआ कि मैंने उस फैक्ट को अगर यूज़ किया तो थोड़ा इनोवेटिव लगा होगा। वो ऐसा कुछ भी हो सकता है, मतलब मुझे नहीं पता कि व्हाट वर्कड। जो फर्स्ट अटेम्प्ट था और ऐसा है नहीं कि हमें आंसर कॉपीज़ दिखाते हैं। बट हाँ, इस बारे में मैं काफ़ी लकी हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, काफ़ी प्रॉब्लम नहीं हुआ इतना। लेकिन यही है कि इसमें सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सेल्फ़ मोटिवेशन होना चाहिए यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आपको बाहर से ही मोटिवेशन मिले तभी आप पढ़ेंगे। खुद से पढ़िए, सिंसियरली कंसिस्टेंसी रखिए, अपना टाइम टेबल बनाइए। एक ईयरली प्लान होना चाहिए आपके पास कि 1 साल में मैं इतना पढ़ूँगा। फिर हर मंथ का प्लान होना चाहिए। मतलब कि इसमें सबसे ज़्यादा जो वर्क करता है वो है सेल्फ स्टडी। या राइट। अच्छा, बुक्स के बारे में बात करें तो ऐसा कौन कौन सा बुक्स होना चाहिए, मेन बुक्स जो कि अभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पढ़ना चाहिए? राइट। तो पेपर्स के लिए अगर हम GS1 से स्टार्ट करें तो उसमें आप हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से स्टार्ट होता है। उसके लिए आप मतलब NCERTs तो सब में कंपलसरी है, सबकी आपको पढ़नी है। आप 6 to 12th पढ़नी है, 8th to 12th पढ़नी है या 11th 12th पढ़ना है, ये कम्प्लीटली आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है आप उस सब्जेक्ट में कैसे हैं। उसके बाद हिस्ट्री के लिए तो मैंने NCERTs ही पढ़ी थी, उनकी 11th और 12th की NCERTs ही काफ़ी अच्छी है। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम बुक पढ़ी थी, वो काफ़ी अच्छी है, मतलब बहुत टू द पॉइंट है और काफ़ी अच्छे से लिखी हुई है, तो मैंने वही बुक रेफ़र की थी। आर्ट एंड कल्चर के लिए NCERT की थी और नितिन सिंघानिया सर की बुक की थी। उसके बाद अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो उसके लिए कई लोग स्टैंडर्ड बुक्स में GC लियोंग सजेस्ट करते हैं, बट पर्सनली मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आया, तो मैंने बस NCERTs की और करंट अफेयर्स से मैं सब कुछ करती थी, मैप्स पे वो सब देखती थी। उसके बाद पॉलिटी में लक्ष्मीकांत सबको पता ही है, तो लक्ष्मीकांत काफ़ी अच्छी बुक है। उसके बाद आप एक वेबसाइट है PRS इंडिया, उस पर कई जो भी इंपॉर्टेंट बिल्स आ रहे हैं वो सब आप उस पर चेक कर सकते हैं। तो इसमें जो भी न्यूज़ में जो बिल आ रहा है थोड़ा कंट्रोवर्सी में है, उसके एक बार प्रोविजंस देख लीजिए, गवर्नमेंट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उस बारे में, उस बिल के बारे में, वो सब देख लीजिए, ताकि आपको आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्प करेगा वो, और ओपिनियन बिल्डिंग में भी काफ़ी हेल्प करेगा जब आप PT के फेज़ में जाएंगे। उसके बाद आप इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत स्कैटर्ड हैं, तो इसके लिए आपको, मुझे ऐसी कोई अच्छी बुक नहीं मिली। मैंने उनके लिए यही किया कि प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे, उसमें से थीम फाइंड आउट किया और उस थीम्स के ऊपर मैंने अपने टेम्पलेट्स बनाए, अपने आंसर्स पहले से बनाए। और अराउंड आपको एक सब्जेक्ट जैसे इंडियन सोसाइटी, अगर आपने उसमें 25 थीम्स ले लिया है तो वहीं से आपको कहीं ना कहीं से वहीं से क्वेश्चन आएगा। ऐसे ही IR है, तो उसके लिए मैंने किसी कोचिंग की ही कोई बुकलेट देखी थी जिसमें से मैंने इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स का पूरा देख लिया था कि स्टार्टिंग से क्या आ रहा है, मतलब फॉरेन पॉलिसी में क्या था और ये सब चीज़ें क्या था। वहाँ से एक आप रफ आइडिया ले लीजिए कि पहले से किसके रिलेशंस कैसे हैं IR में, और उसके बाद लेकिन क्वेश्चंस उसके सारे करंट अफेयर्स से आते हैं, पर वो सब समझने के लिए आपको उसकी हिस्ट्री में जाना ही पड़ेगा। उसके बाद एथिक्स है, तो एथिक्स की में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, इसके लिए मैंने एक बुकलेट ली थी। तो उन 3 चीज़ों में क्या है, उसमें जितने भी कीवर्ड्स लिखे हैं सबकी डेफिनेशन आप याद कर लीजिए 2-3 लाइन में। उसके बाद आपके पास बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स होने चाहिए। एग्जाम्पल आपकी पर्सनल लाइफ से हो सकते हैं, किसी पर्सनैलिटी की लाइफ से हो सकते हैं, वो एग्जाम्पल्स आप अच्छे से याद कर लीजिए। सिविल सर्वेंट्स की लाइफ से हो सकते हैं। और थर्ड होता है उसमें केस स्टडी, तो केस स्टडी का भी आप कोई बुक देख लीजिए कि उसमें कैसे सॉल्व करते हैं। मैं तो ज़्यादातर यही करती थी कि टॉपर्स की कॉपीज़ देखती थी कि उन्होंने कैसे कर रखा है, क्योंकि वो लोग काफ़ी जब आप मॉडल आंसर देखते हैं तो थोड़े हताश हो जाते हैं कि हम तो इतना परफेक्ट आंसर नहीं लिख सकते, और एक्चुअली वो परफेक्शन होता है। तो मैं तो हमेशा टॉपर्स की कॉपीज़ देखती थी कि ये कैसे लिखते थे, कितना मतलब, और उसमें लगता है कि हाँ बहुत स्मूथ है, कर सकते हैं आराम से। तो टॉपर्स की कॉपीज़ ने मुझे काफ़ी हेल्प किया, उनके वीडियोस ने काफ़ी हेल्प किया। और ऑनलाइन रिसोर्सेज में अगर मैं बात करूँ तो आप जो भी
जिनके यूट्यूब चैनल्स हैं, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आजकल चैनल हैं, तो सबको सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद उनके जो अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं वो सब देख लीजिए, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। एक मैथ के लिए मैंने परचम क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है वो ज्वाइन किया था, तो उसके अंदर मुझे मतलब उस पर दिख गया था कि ये मैथ का लर्निंग है वो निमोनिक टेक्निक यूज़ करते हैं, तो उससे काफ़ी हेल्प हुआ था। ऐसे ही मैंने सीसेट के लिए सिविल्स डेली चैनल यूज़ किया था, तो वहाँ पे कुछ मैंने ट्रिक्स देख लिया था, प्रीवियस ईयर का देख लिया था। ऐसे ही एक हर्षित द्विवेदी एजुकेशन चैनल है, वो वहाँ पर न्यूज़पेपर का बताते थे, मेनली न्यूज़पेपर में आज कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ आया है, और वो 9 to 10 मिनट्स का उनका वीडियो था। ऐसे ही स्लीपी क्लासेस है, उनका 2 मिनट्स वीडियो आता था। 2 मिनट्स नहीं होता है, 20 मिनट्स के आसपास चला जाता है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है और क्लियरली आपको सब कुछ समझा देते हैं। ऐसे ही कई बार 5 MCQs करके कोई भी वीडियो ऐसा, मतलब मैं रैंडमली कुछ देखती रहती थी, उससे आपको काफ़ी थोड़ा ट्रिवियल नॉलेज भी मिल जाएगा जो आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेगा। अच्छा, तो मतलब जैसे आपने बताया बहुत सारे रिसोर्सेज आपने बताया, मतलब कि कहीं ना कहीं आपने इन सारी चीज़ों का प्रिपरेशन भी किया होगा, इन सारी चीज़ों से गो थ्रू भी हुआ होगा आपका। तो कितना वक्त देती थी आप पढ़ाई को? एक किसी भी नॉर्मल डे पे 9 to 10 आवर्स, या इससे ऊपर तो कभी नहीं गया होगा, नीचे चला गया होगा 8 to 9 आवर्स, ऐसा भी रहा है कभी। अच्छा, और तो सॉरी, अच्छा, जैसे कि जो ग्रेजुएशन का पीरियड होता है, ग्रेजुएशन से उसके बाद फिर तुरंत निकल करके ऐसे जितने भी युवा होते हैं ग्रेजुएशन के पीरियड में थोड़ा फन करना चाहते हैं कि ठीक है यार अभी तो स्टार्ट हुआ है पढ़ाई, कॉलेज लाइफ अभी स्टार्ट हुआ है, उन सारी डिस्ट्रैक्शन से आप कैसे बचें? और जैसे कि आप बता रही हैं तो आपने कहीं भी मेंशन नहीं किया सोशल मीडिया का, मतलब कि आप ये हमारे दर्शकों को खुद बता दें कि आप उस दौरान यूज़ कर भी रही थी सोशल मीडिया या नहीं, और ये नहीं कर रही थी तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड कैसे किया था आपने? तो जब मैंने डेडिकेटेड प्रिपरेशन स्टार्ट किया, कॉलेज में मेरा इंस्टाग्राम में चलाती थी, और जब मैंने स्टार्ट किया कॉलेज के बाद तो मैंने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब कुछ डिलीट कर दिया था, बिकॉज इस पर काफ़ी टाइम वेस्ट होता था। ये आपको खुद को ही फील होने लगेगा जब आप एक्चुअली टाइम वेस्ट करना शुरू करते हैं किसी, अगर मुझे तो व्हाट्सएप भी काफ़ी टाइम वेस्ट ही लगता था, क्योंकि उस पर भी अगर आप किसी से चैट करने लग गए तो टाइम लग जाता है। तो इससे मतलब एक बार आप डिलीट कर दीजिए, 4-5 दिन आपको लगेगा बहुत वॉइड वैक्यूम सा लगेगा अपनी लाइफ में, लेकिन 1 वीक बाद सब नॉर्मल हो जाता है। और इससे एक बेनिफिट ये होता है, बाकी डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहे हैं, कहीं कोई घूमने जा रहा है, कोई रेस्टोरेंट में जा रहा है, सब पिक्चर्स लगाते हैं, स्टोरीज आप देखते हैं, तो ऐसा आपको वो फीलिंग नहीं आएंगी कि आप सोशल नहीं हो रहे हैं या फिर आप घर में बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि एक बार डिलीट कर दीजिए, बोल्ड स्टेप लीजिए, एक बार डिलीट कर दीजिए, 1 वीक के लिए वेट कीजिए, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। और कॉलेज टाइम में आई गेस फर्स्ट ईयर होता है, फर्स्ट ईयर में थोड़ा फन कर लीजिए, सेकंड ईयर में लेकिन थोड़ा सोचने लग जाइए कि मुझे क्या करना है लाइफ में, और फाइनल ईयर में मतलब बिल्कुल क्लियरली बहुत सिंसियरली सोचने लग जाइए कि मुझे ये मेरा करियर ऑप्शन है, इसका एग्ज़ाम कब है पूरा। एक ईयरली अगर आप UPSC के एग्ज़ाम्स देते हैं तो वहाँ पे उनका कैलेंडर आ जाता है 1 साल पहले ही, तो वो पूरा अपने पास डाउनलोड करके रखिए कि मुझे ये फॉर्म फिल करना है या फिर ये वाला एग्ज़ाम देना है। फ़न करना चाहिए, क्योंकि कॉलेज डेज़ तो वापस नहीं आएंगे, जॉब लग जाएगी आपकी, उसके बाद आप कॉलेज डेज़ मिस करेंगे, तो इससे बेटर है कि आप उस टाइम एक बैलेंस बना के रखिए, अपने करियर के बारे में भी सोचिए, लेकिन कॉलेज का जो आपका फ़न है, कॉलेज की जो पढ़ाई है, उसको ज़्यादा मिस मत कीजिए। ये सारी बातें रही थी तब की जब इन्होंने अपना प्रिपरेशन डेज इनका कैसा रहा था उस दौरान की बातें रही थी। अभी IAS क्लियर हो जाने के बाद इनके फैमिली का क्या रिस्पॉन्स रहा था इस बार में जानते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था और आपके पेरेंट्स तो चाहते ही थे कहीं ना कहीं ये कि आप IAS क्लियर कर लो, तो फिर उसके बाद रिस्पॉन्स क्या रहा था? काफ़ी अच्छा रहा था। मैं दिल्ली में थी जब रिज़ल्ट आया था, मैंने सबको सुबह रिज़ल्ट आया, तो सुबह नहीं 12-1 बजे के आसपास रिज़ल्ट आया था। पहले तो मैं खुद ही नम थी रिज़ल्ट देख के, क्योंकि लिस्ट में नाम था, पर ये नहीं क्लियर होता है उस टाइम पे कि आपको सर्विस कौन सी मिलेगी, बट स्टिल लिस्ट में नाम होना ही बहुत बड़ी बात है। थोड़े 5 मिनट में मैंने अपने आप को दिए, और फिर उसके बाद मैंने घर पे कॉल करके बताया, तो पापा ट्रेन में थे, उन्हें क्लियरली इतना सुनाई नहीं दिया, पर हाँ उन्हें एक बार आइडिया लग गया कि लिस्ट में नाम है, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला। उसके बाद मम्मी को वीडियो कॉल किया, उन्हें बताया, काफ़ी खुश हुए वो लोग। हाँ, मेरे भाई को डाउट था तो उसने कहा कि PDF भेजो मुझे ऐसे कैसे मान लो, रिज़ल्ट का PDF भेजिए। बस मतलब काफ़ी खुश थे। फिर चाचा जी को मैंने सबको वीडियो कॉल करके बताया मोस्टली, और सब लोग काफ़ी खुश थे।
अच्छा, जैसे कि आपके दिमाग में ये चीज़ फीड किया गया था कि आईएएस बहुत रेपुटेटेड पोस्ट होता है, तो पहले क्या आपके दिमाग में थॉट था आईएएस को लेकर के? और अब जब आप इसके ट्रेनिंग पीरियड में हैं, तो अब क्या थॉट है? जब बाहर होते हैं तो हमें एक्चुअली पता नहीं होता कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। उस टाइम बस ये लगता है रेप्यूटेड पोस्ट है और काफ़ी दबदबा रहता है इनका, ये तो काम करवा ही लेते होंगे। बट जब आप सिस्टम के अंदर आते हैं तो पता चलता है कि सारी ज़िम्मेदारी एक्चुअली आप पर है, आपको पूरा काम देखना है। अभी मेरा बीडीओ का इंडिपेंडेंट चार्ज चल रहा है, तो एक्चुअली अगर ग्राउंड लेवल पे आप वर्क देखते हैं तो पता चलता है कि कितना स्ट्रगल है। तो बाहर से काफ़ी फैंसी पिक्चर है ब्यूरोक्रेसी की पूरी, लेकिन आप जब सिस्टम के अंदर आएंगे तो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जितना बड़ा पद है उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उतना ही आपको उतना ज़्यादा कॉशियस होना पड़ेगा। पढ़ाई आपकी अभी भी बंद नहीं होती, अब आपको न्यू एक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं आपके रिलेटेड, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। और एक जो अंत्योदय वाली चीज़ है कि एक लास्ट पर्सन तक को आपको हेल्प करना है, वो फीलिंग हमेशा रहती है। लेकिन अगर आपकी गलती से या बिना आपकी गलती से भी कोई ऐसा मिस हो जाता है तो उससे भी काफ़ी मतलब बहुत सैड फीलिंग आती है कि हम इसके लिए कर नहीं पाए, किसी को योजना नहीं दिला पाए। बट फिर उसी के साथ आपके पास ये पावर है, आप मतलब इतने प्रिविलेज्ड हैं कि आप किसी को, अगर आपने किसी को देखा कि इनको राशन नहीं मिल रहा है तो आप उन्हें राशन दिला सकते हैं, या उनके पास आवास नहीं है तो आप उन्हें किसी योजना में एनरोल करवा सकते हैं। मतलब हर दिन आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं सुकून की नींद लेने के लिए। आपके अकॉर्डिंग आईएएस ऑफिसर एक समाज में बदलाव कैसे ला सकता है, या फिर आप ही समाज में अभी क्या बदलाव लाना चाहती हैं? क्योंकि अभी आप धरातल पर काम कर रही हैं, जैसे कि आपने बताया कि ग्राउंड लेवल पे अभी वर्क चल रहे हैं आपके, तो ग्राउंड लेवल पे ही अभी आप अगर कुछ सुधार करना चाहेंगी तो वो क्या हो सकता है? जैसे कि अभी आप हज़ारीबाग में हैं, तो हज़ारीबाग का ही बता दें। वैसे हज़ारीबाग में मतलब पूरा सिस्टम काफ़ी सही है, ऑलरेडी सब कुछ चीज़ें प्लेस में है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर मैं बदलाव लाना चाहूँगी तो फर्स्ट होगा कि पब्लिक को अवेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा उनके कौन सी स्कीम्स आ रही है। और क्योंकि जो लोग एजुकेटेड हैं और थोड़ा बाहर आउट गोइंग हैं उन्हें तो पता होता है, लेकिन जो इंटीरियर्स में रहते हैं, जो एक्चुअली थोड़े बैकवर्ड हैं, जिनके लिए स्कीम्स हैं, उन्हीं को अगर योजनाओं का पता नहीं लग रहा है तो वो लाभ नहीं ले पाते हैं। सबसे ज़्यादा तो अवेयर करना, और सेकंड चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखना किसी भी स्कीम के बारे में, या मतलब कोई भी प्रोजेक्ट हो उसके बारे में, ताकि पब्लिक और सिस्टम दोनों के बीच में ट्रस्ट रहे और वो और ज़्यादा अच्छे से काम कर पाए। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि आप आईएएस एस्पिरेंट जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो आपको देख करके ऑलरेडी इंस्पायर हैं, आप उनको एक क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरा मैसेज यही है, जो मैंने पहले कहा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए कि आप ये कर सकते हैं। फिर उसके बाद उस कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, बट उसमें हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क काम आता है। कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ेगी अपनी पढ़ाई में। ये नहीं किसी दिन हमने 15 घंटे पढ़ लिया और नेक्स्ट डे हम पढ़ नहीं रहे हैं। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हर चीज़ में। डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, डेली आपको करंट अफेयर्स देखने हैं, डेली आपको एक कोर सब्जेक्ट का कुछ रिवीजन या जो भी आपका चल रहा है। फिर सिंसियरिटी आपकी होनी चाहिए। अगर आपने टाइम टेबल बनाया है कि एक वीक में मुझे, मानिए आपने सोचा है कि एक वीक में आपको लक्ष्मीकांत का पूरा रिवीजन कंप्लीट करना है, तो वो आपका होना चाहिए। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़े, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े, लेकिन वो कीजिए। क्योंकि एक बार आपका बैकलॉग होने लगेगा तो उसके बाद आप खुद ही वहाँ से डिसअपॉइंट होने लगेंगे। यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। उम्मीद करते हैं कि ये इंटरव्यू आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो, और इन्होंने सबसे कम उम्र में आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो कहीं ना कहीं पूरे जो जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं जो आईएएस एस्पिरेंट हैं, उनको कहीं ना कहीं इससे बहुत इंस्पिरेशन मिला होगा। और इस इंस्पिरेशन के साथ आज हम विदा लेते हैं। ऐसी और खबरों के लिए आप जुड़े रहें N4 न्यूज़ भारत के साथ। N4 न्यूज़ भारत